हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी सफ़र इश्क का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 53 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। जिया के विदा होने के बाद इधर धीरे धीरे सारे मेहमान जाने लगे। अंकित जी भी अपने परिवार के साथ चले गए और नील को आराम से आने के लिए कहा, परंतु नील भी रुकने के लिए तैयार नहीं हुआ और वह भी जाने के लिए रेडी होने लगा। और यह बात जैसे ही सपना जी को पता चली तो वह भाग कर आई और नील का दोनों हाथ पकड़ते हुए कहा, बेटा इतने जल्दी जा रहे हो, थोड़े दिन रुक कर जाते। पिया यहाँ बहुत दिनों बाद आई है तो कुछ दिन रुक जाती। नहीं आंटी, फ़िलहाल रुकना संभव नहीं है। एक तो मेरा ऑफिस है तो मैं यहाँ रुक नहीं पाऊँगा, और मैं नहीं रहूँगा तो पिया का यहाँ रुकना संभव ही नहीं है। और कुछ दिन तो क्या, कुछ घंटे भी मैं इसे यहाँ नहीं छोड़ सकता, अपने आँखों से दूर नहीं रहने दे सकता। सुनकर सपना जी चुप रह गई। दादी भी उदास हो गई और दोनों को देखकर पिया को बहुत बुरा लग रहा था। तो उसने नील से कहा, मैं रुक जाती हूँ ना, और आप बार बार आंटी क्यों बोल रहे हैं मेरी मम्मी को। नील ने एक पल के लिए पिया की ओर देखा और उसकी खुशी के लिए तुरंत मान गया। फिर सपना जी की तरफ देखते हुए कहा, माँ परेशान मत होइए, पिया यहाँ नहीं रहेगी, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ बीच बीच में इसे लेकर आता रहूँगा, और आपको भी जब कभी फुर्सत मिले, दिल करे तो आते रहिएगा। ठीक है बेटा, लेकिन लेकिन क्या माँ? पिया यहाँ नहीं रहेगी ठीक है, पर मैं उसकी अच्छे से विदाई करना चाहती हूँ। जो भी भूल चूक मुझसे हो गई है वह मैं पूरा करना चाहती हूँ। सुनकर नील को कोई आपत्ति नहीं हुई। वही पिया भावुक होने लगे। तब सपना जी आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया और उस दिन मायके से पिया की बहुत अच्छे से विदाई हुई। यूँ तो पिया को किसी चीज़ की कमी नहीं थी, बिना उसके बोले ही सब कुछ नील पूरा करता था। पर फिर भी कभी एक बार मुंह से गलती से भी कुछ निकल जाए तो नील पूरा करता ही था। परंतु उसके बावजूद भी सपना जी ने गहने कपड़े जो कि उसे शादी में नहीं दिए थे, सब भरपूर देकर विदा किया। नील और पिया मना करते रह गए, लेकिन उन्होंने बोला, यह इसका हक है बेटा, जो उसे लेने दो। दादी भी सपना की बातों में हामी भरने लगी। तब दोनों चुप रह गए और कुछ देर में पिया माँ, पापा, पार्थ और दादी से गले लगकर विदा होकर दोनों अग्निहोत्री हाउस के लिए निकल गए। कार में बैठी पिया बेहद खुश थी। यूँ तो उसके मन में अपने परिवार को लेकर कभी शिकायत नहीं थी, पर फिर भी माँ के व्यवहार को लेकर जो दिल में कसक थी वह आज पूरी तरह से दूर हो गई। वहीं नील भी बहुत खुश था। सपना जी के स्वभाव में जो बदलाव आया था, जिस तरह उसने पिया को स्वीकार कर लिया था, उसे देखकर वह भी खुश था। ड्राइव करते हुए उसने एक बार पिया की तरफ देखा। तभी पिया से उसके नज़रें मिल गई तो वह आगे बढ़कर उसके कंधे पर अपना सिर रख दिया। तब नील भी उसे अपने गोद में बिठा लिया और दोनों के मन में बेहद सुकून आ गया। इधर अखिल के घर से सारे मेहमान जब चले गए तब अखिल भी अपने कमरे में आया, पर आने से पहले वह सोच रहा था, पता नहीं यह लड़की क्या रिएक्ट करेगी। मन ही मन बोलकर वो कमरे में आया और डोर बंद कर जैसे ही पीछे की तरफ मुड़ा तो चौंक गया। बेड पर जिया लंबा घूंघट निकाले बैठी हुई थी। अखिल देखकर चौंक गया, जी सन्न से रह गया। यह लड़की इस तरह क्यों बैठी है? मुझे तो लगा था कि अब तक सो गई रहेगी, पर यह जगी है। क्या बात है? इस रिश्ते को स्वीकार कर ली या फिर कोई और बात है? मन ही मन बोलते हुए वह भी उसके पास जाकर बैठा और बैठते ही कलेजा धक धक होने लगा। एक पल के लिए नर्वसनेस सी छा रही थी, गला सूखता हुआ महसूस हुआ। फिर भी उसने आराम से कहा, चेंज कर सो जाओ। परंतु जिया वैसे ही बैठी रही।
तो अखिल ने एक पल देखा और इग्नोर कर वापस वहीं बेड पर लेट गया। तब जिया ने घूंघट हटाया और उसे झकझोरते हुए कहा, क्यों, उधर क्यों लेट गए? आओ, इधर आओ, सुहाग रात नहीं मनाना तुम्हें? अरे जब इतना सब कुछ कर लिया तो यह क्यों छूटना चाहिए? आओ कर लो पूरा। सुनकर अखिल ने आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली। फिर पलटकर देखते हुए कहा, क्या हुआ, क्यों इस तरह बोल रही हो? जाओ चेंज कर लो, तुम्हारे सारे बैग्स आ चुके हैं। अगर तुम अपनी नाइट ड्रेस नहीं लेकर आई हो तो जाओ देखो, क्लोसेट रूम में तुम्हारे लिए कपड़े रखे हैं। जाओ जाकर चेंज कर लो और सो जाओ, और मुझे भी सोने दो, थक गया हूँ मैं भी, तुम भी थक गई होगी। बोलकर वह करवटें बदल लिया। क्यों, बिना कुछ किए ही थक गए? नहीं, सोना नहीं है, उठो, मुझे सुहागरात मनानी है। बोलकर अखिल को झकझोर कर बाँह पकड़कर खींचकर उठा दिया। तो वो उठकर बैठ गया। क्या हुआ, क्या परेशानी है? परेशानी मुझे नहीं, तुम्हें है। भला मुझे क्या परेशानी होगी? महान बनने की। इतना महान काम जो किया है, महान बन रहे हो। अखिल कुछ समझ नहीं पाया। वह उसकी तरफ देखकर बात को समझने की कोशिश करने लगा और उसका घूंघट हटाते हुए कहा, क्या बोलना चाह रही हो तुम? साफ साफ बोलो। क्या तुम दिखाना चाहते हो? क्या जताना चाहते हो सबको, यूं सबकी नज़रों में महान बनकर? हाँ जिया, रात हो रही है, क्या बहस कर रही हो? किस बारे में बात कर रही हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने क्या किया जो महान बन रहा हूँ? क्या महान बनने की कोशिश कर रहा हूँ? क्या कर दिया मैंने ऐसी? वही तो पूछ रही हूँ मैं। क्यों इतना महान बनने की पड़ी थी? तुम्हें क्या लगा मेरे साथ जो कुछ हुआ है उसकी वजह से मैं टूट जाऊंगी, मैं अकेली पड़ जाऊंगी, कोई मेरा साथ नहीं देगा, फिर मैं जीवन भर कुंवारी रह जाऊंगी, मेरा ब्याह नहीं होगा? और फिर तुम अपनी अच्छाई दिखाई, मुझसे शादी कर ली और सबके नज़रों में महान बन गए। देखो जिया, तुम्हें किसने कहा, क्या कहा मुझे नहीं पता, परंतु जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। वाकई तुम मुझे अच्छी लगती हो। और आगे अपनी बात वह पूरी करता उससे पहले ही जिया ने कहा, और मुझसे प्यार करते हो, है ना? तब अखिल ने हाँ में सिर हिला दिया। जिया ने अपने सिर से चुनरी फेंक दिया और साइड में और दांत खींचते हुए कहा, एक बात बताओ तुम मुझे, तुम्हारा प्यार महीने में कितनी बार बदलता है? अरे भला इतनी जल्दी कैसे? हाँ, इतनी जल्दी भला कैसे किसी को प्यार हो सकता है यार? अभी कुछ महीने पहले तक तो तुम पिया को बार बार मोबाइल में देख रहे थे, उसका फ़ोटो तुम्हारे वॉलेट में हुआ करता था। जब तब तुम पिया के बारे में बोलते थे। तुम्हारी बातों से कितनी बार ऐसा लगा मुझे कि पिया तुम्हें पसंद थी, और अब मुझसे प्यार हो गया इतनी जल्दी? अखिल उसकी सारी बातें सुन रहा था और अपना सिर अपने ही उंगलियों से दबा रहा था, आईब्रो प्रेस कर रहा था। जिया ने फिर कहा, तुम सीधे सीधे कहो ना, मुझ पर दया दिखाई तुमने और इसलिए मुझसे शादी कर ली। अखिल ने फिर भी कुछ नहीं कहा। देखो, जब इतनी दया दिखा दी, एहसान कर ही लिया, तो चलो मना लो सुहागरात। यही क्यों फिर बाकी रह जाए, तुम्हारी भी मनसा पूरी हो जाए। आखिर इतने जो महान बने हो सबकी नज़रों में, इतनी तारीफ मिली है, और ख़ास कर मुझ पर जो उपकार कर दिया है तुमने, तो उसका कुछ तो परिणाम तुम्हें भी मिलना चाहिए, फल मिलना चाहिए ना। अब तक अखिल तर्जनी और अंगूठे से आईब्रो को दबा रहा था और उसकी सारी बातें सुन रहा था, पर अब और नहीं रहा गया। उसने सर से अपना हाथ हटाते हुए कहा, तुम्हें सुहागरात मनानी है ना? ठीक है, चलो मनाते हैं। मैं तो कुछ नहीं बोला कि शायद तुम थक गई हो, पर नहीं, जब तुम्हारी इतनी इच्छा है तो मैं ही पीछे क्यों हटूं? वैसे भी आज की रात का सबको बेसब्री से इंतज़ार रहता है, मुझे भी था, पर मुझे लगा कि जितनी जल्दबाजी में, जिस परिस्थिति में हमारा रिश्ता जुड़ा, सो शायद तुम इस रिश्ते में जल्दी ढल ना पाओ, इसलिए मैं थोड़ा समय देना चाह रहा था। पर जब तुम्हें इतनी डेस्परेट हो रही है
तो तुम्हारी इच्छाओं का ख्याल रखना मेरा कर्तव्य है। पति हूँ तुम्हारा। बोलते हुए उसने उसका मांग टीका और सारे ज्वेलरी एक एक करके उतारने लगा। वह तो गुस्से में बोल रही थी, पर अखिल ने सीरियसली ले लिया। अब जिया का गला सूखने लगा। डर के मारे हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे, गला सूखने लगा। अखिल को सब पता चल रहा था, लेकिन वह रुका नहीं। अब वह एक हाथ से उसकी ज्वेलरी खोल रहा था, दूसरे हाथ से अपने शर्ट का बटन खोलने लगा। जिया अब ना में सिर हिलाने लगी। नहीं, अब तो सुहागरात मनाकर ही रहेंगे। और जैसे ही उसके पल्लू का पिन खोलने लगा कि जिया की आंखों में आंसू भर आए। आंसू देखते ही अखिल ने तुरंत उसे छोड़ दिया और उससे दूर होते हुए कहा, कभी भी इतना ही बोलो जितना खुद भी सुन सको, सह सको, समझी? मैं चुप हूँ तो मेरा पेशेंस की ऐसी की तैसी मत करो। जो मन में आए बोले जा रही हो तुम। मैं पहले ही बोल चुका हूँ और फिर भी बोल रहा हूँ। मैं तुम पर कोई एहसान नहीं किया, कोई दया नहीं दिखाई। वाकई तुम मुझे अच्छी लगती हो, पसंद करता हूँ। रही बात पिया की, तो वह पास्ट हो गया, जाने दो ना। अब ना तो तुम मेरे पास्ट में देखो, ना ही कुछ बोलो, और ना ही मैं बोलूँगा तुम्हारे बारे में, तुम्हारे पास्ट के बारे में। बोलकर वह उठकर बालकनी में चला गया और वहीं जिया आंसू पोंछ कर रह गई। बालकनी में खड़ा अखिल को बेहद बेचैनी हो रही थी। गुस्सा भी आ रहा था। ध्यान बटाने के बावजूद भी बट नहीं रहा था, तो उसने सिगरेट जला ली और वहीं खड़े होकर बाहर सड़क पर आते जाते लोगों और गाड़ियों को देखते हुए सिगरेट पीने लगा। वहीं जिया अब अपने आंसू पोंछ लिया और क्लोसेट रूम में जाकर चेंज कर नाइट ड्रेस पहन कर आ गई। उसने इधर उधर देखा और जब अखिल को कमरे में नहीं देखा तो चुपचाप ब्लैंकेट ओढ़कर बेड पर लेट गई। वहीं सिगरेट का कष्ट भरते हुए अब अखिल थोड़ा शांत हुआ तो उसने खिड़की से झांक कर देखा और सोचा, मुझे ही थोड़ा समझ कर लेना होगा। यह झल्ली तो समझने से रही, और कहीं न कहीं इसका भी थोड़ा ओवर रिएक्ट करना सही ही है। जितना कुछ और जितनी जल्दी इसके लाइफ में सब हो गया और जिस तरह इसकी शादी हुई, तो इस रिश्ते को और मुझे एक्सेप्ट करने में थोड़ा तो समय लगेगा इसे। कोई नहीं, मैं तैयार हूँ। जब तुम मेरी लाइफ में आ गई हो तो मेरी भी बन ही जाओगी एक दिन। मुझसे प्यार हो ही जाएगा, और इतना तो निश्चिंत हूँ मैं कि तुमसे प्यार करवा लूँगा। इतना मैं तो श्योर हूँ। मन में बोलकर उसने सिगरेट को डस्टबिन में डाल दिया और कमरे में आया तो जिया आंखें बंद कर सो रही थी। उसने एक पल तक देखा और वह भी उसके बगल में जाकर लेट गया। वह अभी कंबल ओढ़ने लगा कि जिया नागिन की तरह फन उठाती हुई बोली, ए चलो जाओ, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, हटो। अखिल ने पलटकर कहा, क्यों, कहाँ जाऊँ, कहाँ भागूँ और क्यों? यह मेरा कमरा है, मेरा बेड है, था, अब नहीं है, और यहाँ बेड पर मैं सो रही हूँ, तो तुम्हें नहीं सोने दूँगी। भागो यहाँ से, जाओ तुम, जाओ काउच पर जाकर सो जाओ। और वह उसे धक्का देने लगी। अखिल ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा हूँ। तो ठीक है, मैं ही जा रही हूँ। उसने तुरंत उसकी कलाई पकड़ ली। चुपचाप यहीं सो जाओ, बहुत देखा तुम्हारी नौटंकी। अगर अब कुछ किया तो फिर समझ लो मैं शांत नहीं रहूँगा। नहीं, मैं यहाँ तुम्हारे बगल में तो नहीं सोऊंगी। तो ठीक है, फिर तुम नीचे सो जाओ। नीचे कहाँ, जमीन पर? नहीं तो मेरे नीचे। जिया ने कसकर एक लात मारा और गिरा दिया। भागो यहाँ से, बेशर्म कहीं के, कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें और बातें करते हो। अखिल वापस उठकर बेड पर आ गया और बोला, चुपचाप सोने दो, वरना जितना भगाओगी मैं तुम्हारे उतना करीब आकर सोऊंगा। और यह मत भूलो, कुछ देर पहले तुम ही बार बार सुहागरात मनाने बोल रही थी। आखिरकार जिया ने बीच में तकिया रखा और फिर दोनों सो गए। कुछ देर बाद अखिल ने पलट कर देखा तो वह गहरी नींद में सो गई थी। तब अखिल ने तकिया हटाया और उसके करीब आकर केहूनी पर सिर टिकाकर उसे एकटक देखने लगा।
और मन ही मन बोला, सच में दिल का मामला ही अलग होता है। जिसे हमेशा चाहा, बचपन से चाहा, वह मिली नहीं, और जिससे दूर भागता रहा उसी से प्यार हो गया। पर जो भी हो, है तो ये बहुत प्यारी, बहुत ही क्यूट। थोड़ा सा बचपना है, पर कोई नहीं, मैं हूँ ना। फिर सर झुकाकर उसने उसका माथा चूम लिया। नींद में ही जिया कुनमुनाई और उसके गर्दन में अपनी बाह फंसाकर उसके सीने से लग गई। अखिल मुस्कुराने लगा। मुश्किल से कुछ देर पहले इतना लड़ रही थी, मुझे बेड से भगा रही थी, बीच में तकिया का भारत पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर बना रही थी, और अभी इतना करीब आ गई। तुरंत उसने तकिया हटाया, फिर उसे अपने और करीब कर उसे बाहों में भर कर सो गया। अगली सुबह अखिल की आंख पहले खुली। जिया अभी भी उसके सीने पर सिर रखकर गहरी नींद में सो रही थी। अखिल ने एक पल उसे देखा और हौले से मुस्कुराया, फिर उसका माथा चूम लिया और धीरे से उसका सिर उठाकर तकिया पर रखा, और वह उठकर फ्रेश होने के लिए चला गया। और कुछ देर में वह फ्रेश होकर ऑफिस जाने के लिए रेडी होकर आया तो जिया अब भी सो रही थी। उसने दाएं बाएं अपना सिर हिला दिया और फिर जिया को धीरे से जगाया। जिया उठो, 7 बज गए, कॉलेज जाना है तुम्हें। चलो, मैं ऑफिस जाते हुए तुम्हें छोड़ते जाऊंगा, चलो उठो जल्दी। वह नींद में ही कुनमुनाई और फिर अपने ऊपर तक कंबल खींच कर सो गई। अब की बार अखिल ने उसके ऊपर से कंबल खींच लिया। चलो उठो, कितना सोती हो, कॉलेज नहीं जाना, एग्ज़ाम सिर पे है, फिर भी पढ़ाई पर ध्यान नहीं है, चलो उठो। अब जिया हड़बड़ा कर उठी और चारों तरफ देखने लगी, याद करने लगी कि वह कहाँ है। एक पल के लिए भूल गई थी कि उसकी शादी हो चुकी है और वह ससुराल में है। तभी अखिल ने उसके चेहरे के सामने हाथ हिलाते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मेरी महारानी, अब उठो, फ्रेश हो जाओ, कॉलेज जाना है। उसने भी गुड मॉर्निंग कहा और ब्लैंकेट फोल्ड कर बाल का पोनी बनाकर बेड से उतरी। मुझे गर्म पानी चाहिए। उठो, रखा है गर्म पानी, जाइए पी लीजिए और जल्दी से फ्रेश हो जाइए। और देखिए, मैंने आपके कपड़े भी निकाल कर रख दिए हैं, जो तो जल्दी से जाइए और फ्रेश होकर आइए। मैं यहीं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, हम दोनों साथ में जाएंगे। जिया ने हाँ में सिर हिलाया और कपड़ा लेकर झटपट बाथरूम में घुस गई। कहीं न कहीं उसे डर लग रहा था कि ससुराल में पहले ही दिन इतनी देर हो गई। वह झट से नहा धोकर आई। ब्लू जीन्स और येलो कलर के टॉप में वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। आईने के सामने खड़ी होकर वह बाल में कंघी कर मांग में सिंदूर भर लिया, गले में डायमंड का हल्का सा मंगलसूत्र पहना। फिर दोनों साथ में बाहर निकले। तभी राधिका जी ने रोक लिया। अरे, आज तुम दोनों कहाँ चले? अभी रस्में ख़त्म नहीं हुई है। और जिया, तुम्हारी तो आज पहली रसोई है, तो तुम साड़ी पहनती ना, ये क्या पहन लिया? माँ, अब जो भी रस्में हैं रहने दीजिए। इसका कॉलेज जाना ज़रूरी है, पढ़ाई करना ज़रूरी है, इसके पेपर्स आ रहे हैं। हाँ, तो मैं कहाँ मना कर रही हूँ, बस 1-2 रस्में हैं, वह पूरा कर लो। लेकिन दीपक जी भी मना करने लगे। जाने दो राधिका, बहू की पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जिया झट से कमरे में आ गई और अपने बैग से सारे निकाल कर पहनने लगे। उसे जाते देखकर पीछे से अखिल भी भाग कर आया और मना करने लगा। तो उसने कहा, पढ़ाई मैं कर लूँगी, जो भी छूट गया है सब पूरा कर लूँगी, सब कवर कर लूँगी, पर मुझे पहले अपनी सारी रस्में पूरी करने दीजिए। और तुम बीच में मत बोलो, और तुम भी आज ऑफिस मत जाओ, बोलकर वह साड़ी पहनने के लिए क्लोसेट रूम में चली गई। अखिल वहीं खड़ा रहकर मुस्कुराने लगा। दोस्तों, आज मैं इस कहानी का अंतिम भाग अपलोड करने वाली थी, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें अभी बाकी है उस दोनों के बीच की, जो कि एक भाग में और होगा। तो प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।